आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय, आज की मांग समाज सुधार। देखिए, आज पूरे विश्व के अंदर एक बात की मांग की जा रही है कि समाज के अंदर सुधार होना चाहिए। समाज किसे कहते हैं, समाज कैसे बनता है, वो हम पहले विश्लेषण करेंगे। मनुष्य होता है, वह अपने परिवार के साथ में रहता है। परिवार के अंदर माता पिता, भाई बहन, बच्चे, इन सब से मिलकर के परिवार बनता है और कई परिवारों के समूह को हम समाज कहते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज में जीता है और समाज के बिना मनुष्य एक क्षण भी नहीं जी सकता है, क्योंकि समाज ही उसको पहचान देता है, समाज ही उसको संरक्षण देता है और समाज ही उसकी उन्नति करता है। तो पशुओं का भी समाज होता है, उसको समझ कहते हैं, केवल एक मात्रा का अंतर है। कहने का अर्थ यह है कि व्यक्ति बिना समाज के सुरक्षित नहीं है और पशु भी समाज में रहते हैं, उनका जो सबका जो सबके साथ मिलके रहते हैं वो समाज कहलाता है। पक्षियों का भी अपना समाज होता है। हमने कई बार देखा कि हिंदुस्तान के अंदर दूसरे देशों से सर्दी के दिनों के अंदर अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर पक्षी जो है अभ्यारण्य के अंदर, जैसे कि हमारा अभ्यारण्य जो है अलग अलग जगह पर भरतपुर में है, जैसलमेर में है, ताल छापर में है, वहाँ पर वो जो है यहाँ की सैर करने आते हैं और जब वो पक्षी भारत में आते हैं तो वो कई बड़ी संख्या में आते हैं और वो एक लाइन सर आकाश में उड़ते हैं, वह उनका समाज कहलाता है। हमने हिरन हिरनियों के समाज को देखा। रात्रि के समय में ये हिरन हिरनियाँ जब रेस्ट करते हैं तो सबसे सेंटर के अंदर वृद्ध हिरन हिरनियाँ और कोई गर्भवती हो, बीमार हो हिरन हिरनी हो, वहाँ सेंटर में होता है और उसके चारों तरफ जो प्रौढ़ लोग होते हैं जो कि आराम से भाग सकते हैं और सबसे बड़ा जो सर्किल होता है वो जवान हिरन हिरनियों का होता है और चारों कोनों पे चार पहरेदार बैठे रहते हैं। कोई भी शिकारी आने की जो ही आहट होती है त्यों ही वो अपनी भाषा में चिल्लाते हैं और सभी लोग वहाँ, सभी हिरन हिरनियाँ वहाँ से जो है वो छू मंतर हो जाते हैं, वहाँ से भाग जाते हैं। ये भी उनका समाज है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि समाज एक सुरक्षा का स्थान है, समाज एक सुरक्षा कवच है और समाज एक जीवन जीने की पद्धति और समाज जो है एक जीवन जीने का आसरा होता है, एक नीड होता है, जैसे पक्षी का घोंसला होता है। तो देखिए, जब समाज इतनी इम्पोर्टेंट चीज है, समाज से राज्य बनता है, राज्य से देश बनता है और 210 देश मिलकर के विश्व बनाते हैं। और आज का हमारा विश्व जो है
ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन के युग के अंदर एक दूसरे के बहुत करीब आ गए हैं, क्योंकि हमारे पास में विज्ञान के साधन बढ़ गए हैं। सैटेलाइट हमारे पास में है, वो सैटेलाइट पूरे विश्व को आपस में जोड़ता है। एक जगह कॉमन पॉइंट के ऊपर सारे कनेक्शन होने के कारण पूरा विश्व उससे जुड़ा हुआ रहता है। तो भाइयों और बहनों, हम आपको कहना चाहते हैं कि उस जो समाज इम्पोर्टेंट इकाई है उसको सुधारना है, और समाज की सबसे छोटी इकाई, समाज का सबसे छोटा घटक मनुष्य है। जैसे आज विश्व में 7.8 अरब की जनसंख्या मनुष्यों की है, सबसे छोटा घटक है वह मनुष्य है। तो सबसे पहले हम उसके सुधार की बात करेंगे, फिर समाज के सुधार की बात करेंगे कि सुधरे व्यक्ति, समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। यानी अगर व्यक्ति सुधरता है तो उस व्यक्ति से बहुत से व्यक्ति सुधर के समाज सुधरता है, राष्ट्र सुधरता है, और जब राष्ट्र अच्छे हो जाते हैं तो विश्व अच्छा हो जाता है। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आप जो है उस समाज जिसकी कि हम बात करते हैं वो उसका सुधार किया जाना चाहिए। देखिए, सब सुधार क्यों किया जाना चाहिए? हमने व्यक्ति के सुधार की बात की, अब समाज के सुधार की बात करेंगे। समाज में बुराइयां नहीं आनी चाहिए। आज समाज में सबसे बुरी बात क्या हो गई है वो मैं आपको सबसे ऊपर बताना चाहता हूँ, फिर क्रमशः समाज की बुराइयां और उस बुराइयों को जो है हटाने के लिए क्या क्या उपाय किए जाने चाहिए उसकी हम सांगो पांग चर्चा करेंगे। देखिए, मैं आपको 30, 40, 50 साल पहले के समय में ले जाता हूँ। उस समय में क्या था, मान लीजिए एक सर्कल खींचा जाए तो सर्कल के केंद्र के अंदर जो है एक केंद्र होता है, तो केंद्र के अंदर जो है गुणशाली व्यक्ति, गुणवान व्यक्ति और ज्ञान की बात, आचार की बात, वो सारी बातें, विद्या की बातें, चरित्र की बातें रहती थी। उन लोगों को केंद्र में रखा जाता था, यानी उन लोगों से परामर्श लिया जाता था समाज के अंदर। जो उसका एक उदाहरण आपको बताऊं कि राजा जो दशरथ से वशिष्ठ उनके गुरु थे, उन गुरु का आसन, वशिष्ठ जी का आसन जो है वो राजा दशरथ से भी ऊपर था, और गुरु की बात की तवज्जो दी जाती थी कि गुरु जो है वो हमेशा जनता के जो है वो सुख के लिए, जनता के हित के लिए बात करते हैं। तो जो कोई भी राज्य काज में कानून पास होता था उसमें गुरु की सहमति होना बहुत ही जरूरी होता था। ये लेकिन आज समाज में क्या बुराई आई है कि आज समाज में कुछ असामाजिक तत्वों ने केंद्र के अंदर जो आचारवान हैं, धर्म नीति वाले हैं और जो चरित्रवान लोग हैं उनको तो परिधि पर फेंक दिया, और परिधि पे जो हमारा साधन था, यानी कि जो धन है, दौलत है, पद है, प्रतिष्ठा है, उसको ला करके केंद्र के ऊपर डाल दिया। यानी कि केंद्र के अंदर पैसा आ गया, लोग एन केन प्रकारेण पैसा कमाने के लिए लग गए, पैसे को प्राथमिकता दी गई और पैसा को ही सब कुछ मान लिया गया। तो इस कारण से जो है हमारे समाज में गिरावट आई। जब लोगों ने पैसे को महत्व दिया तो लोग बाई हुक और क्रुक अनैतिकता से पैसा कमा करके और समाज में अपना स्थान बनाने लगे, और उन्हीं को ही तवज्जो दी जाने लगी, उनको ही जो है सम्मान किया जाने लगा, उनकी बात चलने लग गई। और तो जो ये समाज में बहुत बुराई आ गई, समाज में एक तरह से अराजकता फैल गई कि पैसे वाला होगा वही समाज को लीड करेगा,
जब गुणवान व्यक्ति होता है तो समाज को सही दिशा देता है, और खाली जो पैसे वाला व्यक्ति होता है वो पैसे के बलबूते पर समाज को गाइडेंस नहीं दिया जा सकता। हम पैसे की बात को इग्नोर नहीं करते हैं, लेकिन गाइडेंस होता है, उसमें तजुर्बा चाहिए, उसके अंदर चरित्र चाहिए, उसके अंदर सबको साथ लेकर चलने की कला चाहिए, और सबके हित की बात होनी चाहिए। तो ये सबसे बड़ी कमी आज समाज में आई है, इसके सुधार की बहुत बड़ी आवश्यकता है। दूसरा देखिए, आज समाज में शिक्षा बढ़ी है, विज्ञान बढ़ा है तो शिक्षा भी बढ़ी है। ये जो इसके अंदर कोई भी जो है अपवाद वाली बात नहीं है। शिक्षा बढ़ने से लोगों का मानसिक स्तर बहुत बड़ा है, आईक्यू बहुत बड़ा है, लेकिन इसके साथ साथ में क्या हुआ है कि ईक्यू के साथ जो आईक्यू के साथ में ईक्यू का संतुलन नहीं है। इमोशन कंट्रोल यानी भावनात्मक जो है वो परिवर्तन व्यक्ति में आना चाहिए शिक्षा के साथ में, वो नहीं आ रहा है, तो उसका असर समाज पे बहुत बुरा पड़ा है। समाज में पढ़े लिखे लोग तो बहुत हो गए, लेकिन वो लोग जो है अभिमानी हो गए। वो लोग शम और श्रम की संस्कृति जो कि हमारी गुरुकुल प्रणाली में थी या आज से कुछ समय पहले थी, उसको आज का विद्यार्थी भूल गया। तो इन तीन बातों का जो है समाज के अंदर पुनः प्रवेश होना चाहिए। शिक्षा के साथ में सम, शम और श्रम की नीति को जोड़ना चाहिए, पुरानी गुरुकुल प्रणाली को जोड़ना चाहिए। सम का मतलब संभाव, यानी कि हमारे ग्रस्त जीवन में कई उतार चढ़ाव आते हैं। कभी तिरस्कार होता है, कभी सम्मान होता है, कभी कमी आती है खाने में, पीने में, इत्यादि इत्यादि। तो उन सब के अंदर व्यक्ति को जो है पूरा संभाव यानी टॉलरेंस पावर होनी चाहिए। वो टॉलरेंस पावर आज इतनी घट गई है कि हर व्यक्ति ईगोस्टिक हो गया है। कोई किसी को टॉलरेट करना नहीं चाहता। इसी कारण हमारे बड़े बड़े परिवार, जो संयुक्त परिवार प्रथा चल रही थी, जिसमें 3-3, 4-4 जनरेशन के जो लोग एक साथ रहते थे, वो सब संयुक्त परिवार प्रथा टूट गई और आजकल न्यूक्लियर फैमिली हो गई, जिसके अंदर जो माता पिता या 1-2 बच्चे ही रह गए, और यहाँ तक कि उनके पेरेंट्स को भी साथ में नहीं रखा जा रहा है। उनको वृद्धाश्रम के अंदर भेज दिया जाता है या उनको अलग रहने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। जबकि हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर जो माता पिता होते हैं, गृहस्थ के भगवान होते हैं, उन गृहस्थ के भगवानों की आजकल बहुत दुर्दशा है। ये वृद्धाश्रम का जो कॉन्सेप्ट है हमारे हिंदुस्तान का कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि माता पिता तो एक शेल्टर होते हैं, माता पिता तो एक सहारा होता है। और ऐसा कहा जाता है जिसके माता पिता चले गए होते हैं वो अनाथ हो जाता है। माता पिता के रहते रहते वो सनाथ होता है, लेकिन सनाथ बनाने वाले उन्हीं माता पिता की आज दुर्दशा कर दी गई है। ये समाज के अंदर बहुत बड़ा बदलाव आया है। उसका कारण यह है कि टॉलरेंस पावर की कमी आई है, जिसको मैं कह रहा हूँ संभाव की कमी आई है। दूसरा शम, शम का मतलब होता है हमारी इमोशंस। क्रोध है, अहंकार है, माया है, लोभ है, यानी समाज में आज नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है कि लोगों के अंदर प्रमोद की भावना नहीं है। कोई बेटा, कोई भाई, कोई पड़ोसी, कोई समाज का व्यक्ति किसी न किसी फील्ड के अंदर प्रोग्रेस कर रहा है, सगा भाई भी प्रोग्रेस कर रहा है, तो भाई को भा नहीं रहा है वो, तो उसको गिराने की कोशिश करता है। वो केकड़ा नीति से चलता है। केकड़ा नीति क्या होती है
कि एक जो है ओडी के अंदर कैंकड़ों को रखा जाता है, तो एक ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, तो ही दूसरा कैंकड़ा, तीसरा कैंकड़ा उसकी टांग खींचता रहता है, उसको ओडी के बाहर नहीं आने देता है। इसीलिए उसकी ओडी जो है वो खुली रहती है, और एक दूसरी टोकरी जो मछली की होती है उसको बंद करके रखा जाता है, और कैंकड़े की टोकरी को बंद करके नहीं रखा जाता। क्यों? कैंकड़े वो अपने आप टांग खिंचाई करके बाहर नहीं आने देते, और जो मछली होती है वो खुदक करके बाहर आ जाती। कोई मछली किसी को रोकती नहीं है, यानी उनमें प्रमोद भावना है। अपना डेवलपमेंट करो, अपना विकास करो तो करो, किसी को क्या ऐतराज है। तो ये जो शम की जो नेगेटिविटी बात, यानी शमन, आज हमारा क्रोध समाज में बहुत ज़्यादा बढ़ गया। लोग क्रोधित हो गए, अहंकारी हो गए, मायावी हो गए और लोभी हो गए कि चाहे दूसरे का हित हो अहित हो, मेरा हित होना चाहिए। मनी माइंडेड हो गया। एन केन प्रकारेण मेरे पास में मनी आनी ही चाहिए। तो इसीलिए आदमी सेल्फ सेंटर्ड हो गया और आदमी जो है स्वार्थी हो गया। तो इस कारण से जो है वह हमारे समाज में बहुत बुराई आ गई है। इस बुराई को रोका जाना चाहिए। और तीसरी है श्रम की संस्कृति। सबसे बड़ा ह्रास आज समाज में ये हुआ कि लोग परिश्रम नहीं करना चाहते हैं। शारीरिक परिश्रम नहीं, मानसिक परिश्रम नहीं है। लोग समाज में ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्टकट अपनाने लग गए कि हम तो रातों रात लखपति बन जावें, करोड़पति बन जावें। तो अनैतिक कार्य समाज में बहुत ज़्यादा हो गए। मसालों की मिलावट, शराब की मिलावट, दवाइयों में मिलावट, किस चीज़ की बात करें, हर चीज़ में नकलीपन, मिलावट इत्यादि अनैतिक कार्य बहुत ज़्यादा हो गए। तो आज समाज कमज़ोर हो गया है। तो समाज को सशक्त करना पड़ेगा, क्योंकि समाज का नियंत्रण नहीं रहेगा तो हमारे समाज में जंगल राज हो जाएगा। जंगल राज क्या होता है कि बड़ी मछली होती है, वो छोटी मछली को खा जाती है, उसकी कोई सुनवाई नहीं करती है क्योंकि वह ताकतवर होती है। तो आज समाज में माइट इज राइट होने लग गया। जिसके पास में ताकत है वह अन्याय करने लग गया लाठी के बल पर। तो इसको रोका जाना चाहिए। तो ये समाज के अंदर बहुत ज़्यादा बुराई आ गई है। सम और श्रम की नीति को लागू करना चाहिए। व्यक्ति को अधिक से अधिक पसीना बहाना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए, हक की रोटी लेना चाहिए, मेहनत की कमाई करनी चाहिए, बेईमानी की कमाई नहीं होनी चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, घूसखोरी नहीं होनी चाहिए। ये समाज के अंदर धीरे धीरे पनप रहे हैं और समाज को खोखला कर रहे हैं। चौथी बात जो है, जो समाज में बड़ी बुराई आ गई है, दहेज एक बड़ा दानव बन करके आज समाज के सामने आ गया है कि दहेज का अर्थ होता है कि प्रेम के साथ में देना। माता पिता समझते हैं कि मेरे जैसे पुत्र है वैसी ही पुत्री है, वह भी बराबर की हकदार है, उसको भी बराबर मिलना चाहिए। तो वो जो है उसको जब वो ससुराल जाती है तो प्रेम से जितना उसके घर गृहस्थी की आवश्यकता होती वो देते हैं। लेकिन आजकल जो ससुराल वाले हैं वो दबाव डाल करके फोर्सफुली जो है वो मंगवा रहे हैं अपने बहू से, और बहू से मंगवा करके और वो जो है वो उनको लेने की कोशिश करते हैं। उनके अंदर लोभ की प्रवृत्ति बढ़ गई है। तो भाई और बहनों, ये जो है दहेज दानव को रोकना चाहिए। दहेज दानव एक ऐसी कुरीति है कि इसके आने के बाद में कई बहुओं को मारा जाता है, पीटा जाता है, जलाए जाने की भी जो है वो कई जगह शिकायतें मिली है। तो इस दहेज दानव को समाज के स्तर पर रोका जाना चाहिए।
सरकार अपना काम करती है, सरकार ने कानून बनाए हैं, लेकिन सरकार के कानून के साथ साथ जो है वो समाज का सहयोग, लोगों का सहयोग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा देश है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, वो सेक्युलर कंट्री है, जिसके अंदर हमको जो है पूरी तरह की हमारे कहना चाहिए रिलीजन जो है फ्रीडम रहती है, हमारे धर्म की स्वतंत्रता, हमारे विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता है, और हमको और भी कई प्रिविलेज हमको मिले हैं, क्योंकि हमारा देश है, हम फ्रीली जो है इस देश में अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर सकते हैं। लेकिन उसका अर्थ ये नहीं है कि उच्छृंखलता आनी चाहिए। उच्छृंखलता समाज में कभी भी बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए, और जो लोग निर्दोष है या स्वतंत्र रूप से अपनी अच्छी बात रखना चाहते हैं कि उनका अधिकार है, व्यक्तियों के जायज़ अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए, और नाजायज़ कोई भी काम है वो हमारे समाज में नहीं होना चाहिए। दहेज प्रथा को रोका जाना चाहिए। अब देखिए, समाज के अंदर एक बहुत बड़ी जो है बुराई इकट्ठी हो गई है। पुराने ज़माने में ब्याह शादी होने के बाद के अंदर प्राय गृहस्थी जो है 1-2% को छोड़ दीजिए कोई कारण हो, पर प्राय गृहस्थी बहुत लंबे समय तक, जब तक वो जिंदा रहते थे तब हस्बैंड वाइफ उसको चलाते थे, और ऐसा कहा जाता है कि शादी 7 जन्मों का साथ है, यानी लंबे समय तक उनकी गृहस्थी बड़ी संतुलित रूप से चलती थी। लेकिन आजकल क्या हो गया है, लोगों में टॉलरेंस पावर कम हो गई है। हस्बैंड वाइफ के अंदर हस्बैंड वाइफ का दिव्य पति पत्नी का व्यवहार होना चाहिए, उस व्यवहार में कमी आई है, और दोनों के बीच में टिटबिट्स हुए हैं। माना कि एजुकेशन बढ़ी है, उस एजुकेशन से दोनों ही कमाते हैं, अच्छी बात है, कमाते हैं, लेकिन सामंजस्य तो होना चाहिए ना। गृहस्थी के अंदर माता पिता दोनों मिलकर के एक जो कहना चाहिए स्वर्ग जैसा घर बनाते हैं। अगर उनके बीच में प्रेम की कमी आती है तो ये सारा असर जो है उनके बच्चों पर पड़ता है। तो ये प्रेम की कमी उनके जो भीतर नहीं आना चाहिए, और ये ईगो की बात होती है कि हम दोनों कमाते हैं तो फिर दोनों को जो है बराबर करना चाहिए। मानते हम कि दोनों को बराबर रिस्पेक्ट देना, बराबर काम किया जाना चाहिए, इसके अंदर बुराई नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ के अंदर दोनों के बीच में तालमेल भी तो होना चाहिए ना। ये तालमेल की हस्बैंड वाइफ के बीच में भारी कमी आई है, और आजकल डाइवोर्स होना या पति को छोड़ना या पत्नी को छोड़ना ये सामान्य बातें होने लग गई है। इसीलिए हमारे परिवार के अंदर बहुत बड़ी जो है कहना चाहिए ये एक जो दुर्घटना कहें या एक बुरी भावना कहें, बुरा वातावरण कहें, बुराई कहें, ये पनपने लगी, और समाज जो है रुग्ण होने लग गया है। समाज को मैं रुग्ण नहीं होने देना है, क्योंकि हमारी सारी प्रवृत्तियां हैं उसका रिफ्लेक्शन तो समाज के अंदर ही होता है, उसका मूल्यांकन समाज में होता है, हमको पहचान समाज देता है, तो हमें समाज को सुदृढ़ बनाना चाहिए। इसके अतिरिक्त मैं आपको जो ये बात बताना चाहता हूँ कि समाज के अंदर सबको आगे बढ़ने का चांस मिलना चाहिए। उसमें वर्ण, जाति, भाषा, लिंग वगैरह कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। सर्वोदय की भावना होनी चाहिए कि सबका उदय हो, सभी आगे बढ़े, ऐसी भावना इनकलकेट होनी चाहिए समाज के अंदर, क्योंकि सभी समाज के सदस्य हैं, और जिस फील्ड में उनकी योग्यता है उनको आगे बढ़ने का पूरा चांस मिलना चाहिए। तो हम ये कहना चाहते हैं कि समाज को सुदृढ़ बनाइए। अगर समाज सुदृढ़ है तो देश विश्व सुदृढ़ होगा, और समाज में रुग्णता है तो देश और विश्व रुग्ण हो जाएगा। तो हम रुग्णता पैदा नहीं करते, हम तो स्वस्थता पैदा करने वाले हैं।
तो ये जिम्मेवारी हम सभी लोगों की है, हमारे चिंतन की जिम्मेवारी कि हमारे चिंतन में सकारात्मकता की बात आनी चाहिए, पक्षपात की बात नहीं आनी चाहिए, भेदभाव की बात नहीं आनी चाहिए, और हम सभी हिलमिल करके एक स्वस्थ समाज की संरचना करें। ये आज के युग की मांग है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सुहाग मिले, और हम सभी जो है आनंद के साथ जीवन यापन करते हुए जो है हम हिल मिल करके रहें। आपके प्रति मंगल। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।